नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपके साथ में हिस्ट्री का एंशिएंट टॉपिक लेकर आया हूं, पाषाण काल। ओके, आप देखिए हमारे द्वारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर चैनल पे अपलोड किया गया था, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया गया था। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए, इतिहास को किस तरीके से अध्ययन करने के लिए हम सरल बना सकते हैं। हमको सबसे ज्यादा फेस करनी होती है समस्याएं हिस्ट्री में कि हमको इवेंट्स, डेट एंड नेम ऑफ पर्सन याद नहीं रहता। इसके लिए हमें कंटिन्यू स्टडी करनी होती है, जिसके लिए हम एक के बाद एक घटना को अध्ययन करते हुए चलते हैं। ऐसे ही दौर में हम बात करें आपके लिए एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के इतिहास में पहला टॉपिक लेकर आए हैं स्टोन एज, पाषाण काल। ओके, हम अगर बात करें पाषाण काल की तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा पाषाण काल में कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, देखिए स्टोन एज यानी कि ये मानवीय सभ्यता का पहला स्टेज है। ये मानवीय सभ्यता का पहला स्टेज है जहां मानव, ठीक है ना, अपनी चिरकालीन अवस्था से आधुनिकता की ओर अग्रसर था। ऐसे ही दौर में देखा जाए वह जिस जिस काल में उसने अपने आप को विकसित किया और आधुनिक मानवता की ओर प्रोग्रेस किया, ठीक है, उस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल के दौरान मानव के द्वारा हर प्रकार से पत्थरों का प्रयोग किया गया था। पाषाण का मतलब होता है बेटा पत्थर। ओके, यानी कि एक ऐसा काल जिसमें मनुष्य के द्वारा सोने के लिए पत्थरों की गुफाएं, शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार, ठीक है ना, और रहने के लिए पत्थरों से बनी चट्टानों में कंदराओं के लिए उनके द्वारा यूज किया गया। तो हर प्रकार से मनुष्य के द्वारा जिस काल में पाषाण यानी पत्थर का प्रयोग किया गया उस काल को पाषाण काल कहते हैं। ओके, आइए यहाँ पर समझेंगे कि पाषाण काल जो है वो अपने 3 चरणों में किस प्रकार से विकास करता है। पहला, इसके विकास का पहला चरण होगा पूरा पाषाण काल। ओके, पैलेलिथिक एज। ओके, यानी कि पाषाण काल में विकास का पहला चरण पैलेलिथिक एज कहलाता है। पैलेलिथिक एज जो निर्धारित किया गया वो 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच आता है। हम अगर बात करें दूसरा विकास मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है, मीजोलिथिक एज में। मीजोलिथिक एज जैसे ही पाषाण काल खत्म होता है उसके बाद से मीजोलिथिक एज का समय शुरू हो जाता है, जो 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है ना। आप देखिए जैसे जैसे मध्य पाषाण काल में आदि मानव के द्वारा अपने आप को विकसित किया जा रहा था, वैसे ही साथ में कुछ समय के बाद नव पाषाण काल की भी शुरुआत हो गई। यानी कि 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक के बीच का जो समय आता है वो नव पाषाण काल का समय आ जाता है। यहाँ पर पूरा पाषाण काल को भी 3 टाइम पीरियड में अलग अलग करके डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखिए पूरा पाषाण काल को 3 टाइम पीरियड में डिवाइड कर लिया गया है, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। ओके, हम बात करें पाषाण कालीन इस सभ्यता में मानव के द्वारा जो विकास किया गया और उसने किन किन पहलुओं पर अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, उन सारे पहलुओं का हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों अब आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और इस तरीके से जैसे चार्ट बने हुए हैं इनको नोट करते चलिए। ओके, और हम बात करें इस पाषाण काल से संबंधित आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल @सुनील सर _GS वर्ल्ड, इसको सर्च करिए टेलीग्राम में। ओके, इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसमें महत्वपूर्ण क्विज पड़े हुए हैं पाषाण काल को लेकर। ओके, लगभग 20 से 22 क्विज पड़े हुए हैं। ठीक है, आप उन क्विज को दोहराइए, नोट कर लीजिए, लर्न कीजिए और वहां क्लिक करेंगे क्विज में तो डिटेल भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो टॉपिक यहां से आप नोट करेंगे, क्विज को वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, हमारा यही प्रयास रहेगा बच्चों कि इस टॉपिक के माध्यम से पाषाण काल के सभी फैक्ट आपको समझ में आ जाने चाहिए। ओके, और दोबारा से आपको कभी भी पाषाण काल को पढ़ते समय प्रॉब्लम को फेस ना किया जाए। ओके, तो प्रिय छात्रों चलिए शुरू करते हैं, नोट करते चलेंगे साथ ही साथ में। देखिए पाषाण काल का पहला जो स्टेज था उसको बोला गया था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय होगा वो 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है। आप देखिए इस काल में मानव की प्रारंभिक अवस्था को किस प्रकार से दिखाया गया है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का पहला साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ था, कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ था। और इस
एविडेंस को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? 1963 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा तमिलनाडु में चेन्नई के निकट एक स्थान है पल्लवरम से इस पाषाणकालीन सभ्यता का पहला साक्ष्य कुल्हाड़ी ढूंढा गया था। ओके, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है रेलवे वगैरह में, ठीक है ना, और पीसीएस में, एसएससी में, मतलब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लर्न करके रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि मानव किस प्रकार से अपनी गतिविधियों को अग्रसर की ओर कर रहा है। देखिए आप, इसी काल के दौरान मानव पहली बार खाद्य संग्राहक बना, यानी कि मनुष्य इस समय से पूर्व का जो था उसके दिमाग में यह बात बिल्कुल नहीं थी कि हमको अपने खाद्य संग्राहक वस्तुओं को कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, यानी कि वो सभी वस्तुएं जिन्हें वो खाता पीता है उनको इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन पूरा पाषाण काल में पहली बार मनुष्य इस प्रकार से विकसित हो चुका है कि अब वो अपने खाने की सभी वस्तुओं को संग्रहित करने लगा है, इकट्ठा करने लगा है। और इसी काल में मनुष्य ने पहली बार गुफाओं में निवास करना सीखा। गुफाओं में निवास करते हुए वो जो गुफाओं की दीवारें होती थी उन पर क्या करता था? स्क्रैचिंग करता था, पेंटिंग करता था। और जब पेंटिंग करता था तो भारत में पहली बार गुफा चित्रकला का विकास हुआ, गुफा चित्रकला का विकास हुआ। आप देखो बच्चों, हम अगर बात करें, ये जो गुफाएं हैं ये आज तक उन गुफाओं में चित्र जीवित हैं। वो गुफाएं कौन कौन सी हैं देखते जरा। भीमबेटका की गुफा, आप देखिए पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण गुफा भीमबेटका की गुफा मानी जाती है। उसके बाद रायगढ़, आदमगढ़, सुंदरगढ़ की गुफाओं में भी पाषाण कालीन बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। बच्चों भीमबेटका की गुफा को 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। यहाँ देखिए लगभग 700 पिक्चर प्राप्त हुए हैं पाषाण काल के। कितने? 700 पिक्चर प्राप्त हुए हैं पाषाण काल के, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट भीमबेटका गुफा है। कभी आप मध्य प्रदेश में जाइए, ठीक है ना, ओके, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, और वहां आप देखिए भीमबेटका के चित्रों को, आपको लगेगा कि यार मनुष्य ने जिस प्रकार से अपने आप को विकसित किया, ओके, वो अपने आप में कम उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि उसने कहीं कोई पेंटिंग नहीं देखी है ना, कहीं कोई पिक्चर नहीं देखी, उसके बाद भी वो अपने आइडिया से ही वो पिक्चर बना रहा है, और वह पिक्चर आज तक जीवित है, आज तक उन दीवारों पर बनी हुई है। ओके, चलिए बच्चों अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। कह रहा है भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य, यानी कि हम बात करें फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन, भारत के इतिहास में पहला मानव का स्केल्टन कहां से प्राप्त हुआ? अच्छा, उस मानव के स्केल्टन में हमको क्या पार्ट प्राप्त हुआ था? खोपड़ी, स्कल प्राप्त हुआ था। ओके, मानव का स्कल प्राप्त हुआ था जो नर्मदा घाटी के हथनौरा से प्राप्त हुआ था, नर्मदा घाटी के हथनौरा से। यह हथनौरा जो हो जाएगा बच्चों, ये मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, कि मानव का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? आपको लगाना होता है नर्मदा घाटी। अगर नर्मदा घाटी ऑप्शन में नहीं होता है तब ऐसी कंडीशन में अगर क्वेश्चन को और ज्यादा डीप देते हैं तो ऑप्शन में हथनौरा लगाएंगे। ओके, यहां से मनुष्य की खोपड़ी मिली थी। चलिए, कह रहा जबकि हड्डी पर बनी मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य प्रयागराज में बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है, यानी कि प्रयागराज में एक स्थान है बेलन घाटी, यहां पर बच्चों हड्डी को कटिंग करके स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस, मातृ देवी की प्रतिमा जैसी एक आकृति मिली है, जिसको इतिहासकारों ने बताया कि शायद इस समय के लोग, ठीक है ना, इनकी पूजा करते होंगे। ओके, तो मातृ देवी प्रतिमा का साक्ष्य पूरा पाषाण काल में बेलन घाटी से लगाएंगे। ओके, चलिए अगला पॉइंट, विश्व प्राचीन प्रजाति। आप देखिए बच्चों, दुनिया की सबसे पुरानी प्रजाति जो है वो निग्रो है। कौन सी है? निग्रो या निग्रिटो मानव। ये मेनली अफ्रीका वगैरह वाले क्षेत्र में रहते हैं। ओके, कहाँ रहते हैं? अफ्रीका वाले क्षेत्र में रहते हैं। ये बहुत ही बॉडी से स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर में होते हैं ये, ठीक है। इस निग्रिटो ह्यूमन का भारत में पहला एविडेंस अंडमान निकोबार से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? अंडमान निकोबार से प्राप्त हुआ था। जबकि भारत में ज्ञानी मानव का साक्ष्य यानी कि वाइस ह्यूमनाइड का यह एविडेंस जो मिला था वो प्रतापगढ़ के कई सारे प्लेस से मिला था। प्रतापगढ़ में वो प्लेस कौन कौन से थे? जैसे महदहा, दमदमा, सराय नाहररार। आप देखिए महदहा की कब्रों में प्रत्येक कब्र में 2 डेड बॉडी मिली थी। ओके, दमदमा की प्रत्येक कब्र में 3 डेड बॉडी मिली थी, और सराय नाहर की प्रत्येक कब्र में 4 डेड बॉडी मिली थी। ओके, जिनको ज्ञानी मानव बताया गया। तो ज्ञानी मानव का एविडेंस उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त करेंगे। चलिए अगला फैक्ट हम बात करें बच्चों, कह रहा पूरा पाषाण काल में ही मानव ने पहली बार आग की खोज की। मानव ने पहली बार
आग की खोज की। अब देखिए आप यहाँ पर उसके द्वारा, जैसे आपने पहले भी पढ़ चुका होगा बच्चों कहीं ना कहीं कि जो आदि मानव था उसने आपस में पत्थरों को टकरा के, ठीक है ना, आग की चिंगारी पैदा की, लेकिन उस समय वो आग का प्रयोग करना नहीं सीखा था। ओके, यानी कि आग का प्रयोग का मतलब है कि जैसे वो शिकार करता था, ठीक है, यानी जो चीजें खाने पीने की होती थी उन्हें कच्चा ही खा जाता था। ओके, पका के नहीं खा पाता था। क्यों? क्योंकि उसने आग का यूज करना सीखा ही नहीं था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे बच्चों पूरा पाषाण काल के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें मध्य पाषाण काल। ओके, यानी कि पाषाणकालीन संस्कृति का दूसरा फेज था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय जो होता है बच्चों 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व होता है। अच्छा, इसी के साथ में अगर हम बात करें नव पाषाण काल की, किसकी? नव पाषाण काल की, तो आप देखो नव पाषाण काल का जो समय होता है बच्चों 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। आप देखिए 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच का नव पाषाण काल समय, तो यही समय मध्य पाषाण काल में भी तो है। 10,000 के बाद 9 आएगा, 8 आएगा, फिर 7,000 आ जाएगा, 4,000 तक। तो बेटा कहीं ना कहीं देखा जाए ये दो टाइम पीरियड ऐसे हैं जिसमें कुछ समय दोनों का मिला जुला है। उस मिले जुले समय को ही इस काल में इतिहास को संक्रमण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस मिले जुले टाइम पीरियड को ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है, संक्रमण काल कहा जाता है। आप देखिए इस काल में मानव ने कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है कि मानव, ठीक है ना, जो डेड बॉडी होती थी उनके परिवार में जो किसी का देहांत हो जाता था तो वो अब खुले में उसकी डेड बॉडी को नहीं छोड़ते थे, बल्कि क्या करते हैं, उस डेड बॉडी का पूरा दाह संस्कार प्रक्रिया के द्वारा अपनाते हैं। तो इस काल में मानव के द्वारा शवों के दाह संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। ओके, यानी कि एक प्रोसेस था उसका जो यहाँ पर ये लोग अपनाए जाने लगे, यानी थोड़ा सा मानव अब विकसित हो रहा है धीरे धीरे। और आप देखिए इस काल में मानव के द्वारा पहली बार शिकार करना प्रारंभ किया गया, यानी कि मानव कौन बना? पहली बार शिकारी बना। ओके, और शिकार करते समय उसने बहुत सारे पशुओं को पकड़ लिया था, कैच कर लिया था। ओके, और पकड़ने के बाद उनको पालतू बना लिया। ओके, तो भारत में पशुपालन की परंपरा शुरू हुई। ओके, तो मानव शिकारी किस काल में बना? मध्य पाषाण काल में। ओके, और पशुओं को पालतू भी बनाना किस काल में शुरू किया? मध्य पाषाण काल में। इसमें मानव के द्वारा पहला कौन सा पशु पालतू बनाया गया था? वो था कुत्ता, यानी कि डॉग। ओके, डॉग इज ए फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल। ओके, आप देखिए इस पशुपालन के साक्ष्य यानी डोमेस्टिकेशन के एविडेंस जो मिले थे वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक जगह है बागौर, यहां से एविडेंस मिले थे। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश में दूसरे एविडेंस मिले थे आदमगढ़ से, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आदमगढ़। तो बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ओके, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं बच्चों। इसी काल के दौरान प्रयागराज के बेलन घाटी में, ओके, देखिए पुराना नाम प्रयागराज का इलाहाबाद था। ओके, वर्तमान सरकार ने उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। ओके, तो बेलन घाटी एक जगह है, बेलन वैली, यहाँ पर चौपानी मांडो नामक स्थान पर दुनिया में सबसे प्राचीन, दुनिया में सबसे पुराना मिट्टी के बर्तन बनाने के एविडेंस मिले हैं। आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है मध्य पाषाण काल में आदि मानव के द्वारा, क्योंकि पूरा पाषाण काल यानी कि मध्य पाषाण काल से पहले का जो समय था उसमें मानव किसी भी प्रकार की किसी भी कला का विकास नहीं किया था। यहाँ पर उसने अपने द्वारा पहली बार हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। ओके, इस काल की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मिट्टी के बर्तन बनाना। ओके, ये मिट्टी के बर्तन के एविडेंस चौपानी मांडो से मिले। आप देखिए बच्चों इतने पुराने मिट्टी के बर्तन दुनिया में किसी भी संस्कृति से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो भारत एकमात्र ऐसी संस्कृति थी जब दुनिया की संस्कृति ने कुछ नहीं सीखा था उस समय भारत की संस्कृति, भारत के पूर्वजों ने बहुत कुछ विकसित कर लिया था, बहुत कुछ सीख लिया था। ओके, अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, कुत्ते जैसे जानवरों को पालतू बना लिया था। ओके, और अपनी व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बना लिए थे जिससे वो खाना सही से खा सकते थे उसमें रख के। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं बच्चों, चौपानी मांडो नामक, ये चौपानी मांडो वही है जो ऊपर पड़े हैं, ठीक है ना, यहां से ही मानव के द्वारा गोलाकार झोपड़ियां बनाने के एविडेंस मिले हैं। आप देखिए तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि, ओके, हमारे पूर्वजों के द्वारा तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि में क्या हासिल किया गया कि वो अब प्राकृतिक यानी कि नेचुरली जो केव्स थी, यानी कि जो रॉक शेल्टर्स थे, यानी कि जो पत्थरों की गुफाएं थी, उनमें अब नहीं रहते हैं, अब वो खुद से झोपड़ियां बनाकर
ओके, और उनमें निवास करते हैं। यानी कि जो चौपानी मांडो नामक जगह है, यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियां प्राप्त हुई। कैसी झोपड़ियां प्राप्त हुई हैं बच्चों? गोलाकार झोपड़ियां प्राप्त हुई हैं। ओके, और ये गोलाकार झोपड़ियां हैं। ये लोग क्या करते थे, इन झोपड़ियों को बना के, और जो इनके चारों तरफ की दीवार होती थी ना बच्चों, ये दीवार क्या करते थे, मिट्टी से लेप कर दिया करते थे, जिससे कि अंदर कोई छोटा मोटा कीट पतंगा एंटर ना करे। ओके, आप देखिए, हम बात करें यहाँ पर 10 से ज्यादा झोपड़ियां इस काल की प्राप्त हुई हैं। यानी कि मानव अब, ठीक है ना, कुछ कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंड हो रहा है, धीरे धीरे खुद को विकसित कर रहा है, खुद के द्वारा कई सारी चीजों को नई डेवलप कर रहा है। ओके, तो इस काल में मानव ने क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की बेटा? सबों को दफनाने की दाह संस्कार प्रक्रिया, ओके, शिकार करना, ठीक है ना, पशुपालन की परंपरा, ठीक है ना, कुत्तों को पालतू बनाना, एविडेंस बागर और आदमगढ़ से मिले, मिट्टी के बर्तन बनाना। लेकिन ये मिट्टी के बर्तन हाथ से बने हुए, ध्यान रखना, क्योंकि अभी चाक का आविष्कार नहीं हुआ है, अभी चाक का आविष्कार नहीं हुआ है। समझ रहे हैं बच्चों? अगर हम बात करें चाक का आविष्कार नहीं हुआ है, तो देखा जाए कुल मिलाकर कि अभी बर्तनों में उतनी अच्छी शार्पनेस नहीं होगी, उतनी अच्छी स्मार्टनेस नहीं होगी। तो सबसे अच्छी कला के बर्तन कब बनेंगे? जब मानव के द्वारा चाक से बर्तन बनाए जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों, अगली स्लाइड में चाक का आविष्कार देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आइए, नव पाषाणकालीन। ओके, यानी पाषाणकालीन सभ्यता का तीसरा फेज जो था वो नव पाषाणकाल था, न्यूलिथिक एज। क्या था बेटा? न्यूलिथिक एज। हम बात करें न्यूलिथिक एज जो होगा वो 7000 से 4000 ईसा पूर्व तक होगा। इस काल में मानव ने पहली बार उत्पादक और उपभोक्ता बनने का प्रयास किया, और बना, और ये उपलब्धि उसने हासिल भी की। यानी कि यहाँ पर मानव पहली बार प्रोड्यूसर बना है और कंज्यूमर बना है। प्रोड्यूसर बन गया, आप देखिए, जिस चीज की उसको उपलब्धि हासिल करनी थी वो यहाँ पर कर ली उसने, क्योंकि चीजों को उत्पादन करना सीखा और उनका उपभोग करना सीखा। ओके, यानी कि अब वह मानव वर्तमान मानव से जुड़ चुका है। यानी कि यही मानव है जो वर्तमान मानव देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसको बोला गया नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज। ओके, और उपभोग कहां से करेगा? तो उसने, आप देखिए, खेतीबाड़ी शुरू कर दी, कृषि शुरू कर दी है। और बेटा इस कृषि में उसने पहली बार पशुओं का प्रयोग किया। ओके, तो किस काल के दौरान खेतीबाड़ी में पशुओं का प्रयोग किया गया? आंसर में लगाओगे नव पाषाण काल के दौरान। इस खेतीबाड़ी करने के एविडेंस जो मिले थे बच्चों, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़, यहां से, ठीक है, इस सभ्यता के कृषि करने के एविडेंस मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न कर लो, नोट कर लो। बाइलिंगुअल है पीडी, ठीक है, बाइलिंगुअल है स्लाइड, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ओके, तो इंग्लिश वाले बच्चों और हिंदी वाले बच्चों दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो के बाद मुझे आपसे उम्मीद है कि शायद आपको दोबारा कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको बहुत सारी वीडियोस अलग अलग टाइप की या बुक्स उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि इस टॉपिक को नोट करिए आप, और जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको मेरे टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके वहां से नोट कर लीजिए। ओके, ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, ठीक है। और साथ ही साथ में बच्चों ध्यान रखना, ऐसे बच्चे, ठीक है, जो मेरे द्वारा नहीं पढ़ते हैं ऑफलाइन, ठीक है, वो सभी बच्चे इस वीडियो वगैरह को, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वो सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो बच्चे मेरे द्वारा नहीं पढ़ते हैं। वो देख लें इस वीडियो को और वो भी नोट करें, वो भी इस टॉपिक को समझें। ओके, तो मैं अपना काम कर रहा हूं, आप भी अपना काम करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है नव पाषाण काल के दौरान, नव पाषाण काल के दौरान मानव ने पहली बार पहिया का आविष्कार किया और साथ ही साथ में चाक का आविष्कार किया। दो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करनी है। ओके, खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया है और उसके द्वारा इसी काल में पहली बार पहिया का आविष्कार किया। ओके, और चाक का आविष्कार किया। ठीक है ना। अब जब चाक का डेवलप कर लिया उसने, तो ठीक है ना, कुम्हार के द्वारा चाक की सहायता से बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया। जब चाक की सहायता से बर्तन बनाना शुरू कर दिया, तो बच्चों बर्तन में स्मार्टनेस आएगी, बर्तन में स्मार्टनेस आएगी। तो जब भी क्वेश्चन आए कि सबसे अच्छे बर्तन किस काल में प्राप्त हुए थे, आंसर लगाओगे नव पाषाण काल में। और यहां तक कि नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी चाक के द्वारा बर्तनों का निर्माण करना मानी जाती है। जैसे यहां लिखा है
कि चाक की सहायता से बर्तनों का निर्माण करने लगा, जिसे नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता माना जाता है। ओके, और इस जो चाक से बर्तन बनाया जा रहा है, ये जो मिट्टी का बर्तन है, इसको क्या बोला गया? मृदभांड बोला गया। अंग्रेजी में इधर लिखा है पोटरी, यानी कि कुम्हार द्वारा बनाया गया मिट्टी का बर्तन क्या कहलाता है? मृदभांड कहलाता है। ओके, और बहुत सारी इस पर पेंटिंग करते थे ये, ठीक है ना, क्या करते थे? चित्रित धूसर मृदभांड, ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे बच्चों, इस बर्तन को नवपाषाण काल में क्या कहा गया था? चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि इस काल का जो बर्तन प्राप्त हुआ था उसका क्या नाम था? पेंटेड ग्रे वेयर, यानी पीजीडब्ल्यू। ओके, तो पाषाणकालीन सभ्यता में प्राप्त बर्तन को क्या कहा गया है? पीजीडब्ल्यू। ओके, चित्रित धूसर मृदभांड, यानी कि जो मृदभांड है, जो मिट्टी का बर्तन है, उस पर किसी न किसी प्रकार की पेंटिंग हो रखी है। ओके, पेंटिंग हो रखी है, तो पेंटेड ग्रे वेयर। ओके, चित्रित धूसर मृदभांड इस काल का बर्तन था। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा नवपाषाण काल में ही मानव के द्वारा आग का व्यापक प्रयोग किया गया। आग का व्यापक प्रयोग किया गया। देखिए, इससे पहले मध्य पाषाण काल था, उसमें वो शिकारी बन गया था। शिकारी बन गया था तो वो शिकार करने के बाद कच्चा ही मांस खा जाता था, पका हुआ मांस नहीं खा पाता था। क्यों? क्योंकि वो आग का यूज करना नहीं सीखा था। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो चुकी थी, पैलियोलिथिक एज में हो चुकी थी। ओके, लेकिन आग का एक्सटेंसिवली यूज करना जो सीखा था वो नव पाषाण काल के दौरान सीखा था। यहां पर अब आग में भोजन को पका के खाना शुरू किया है उसने, ठीक है ना। चलिए बच्चों, नव पाषाण काल के बहुत सारे साइट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं जहां से बहुत सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं इस टाइम पीरियड के। तो देखिए, प्रयागराज में एक स्थान है बच्चों, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, यहां से दुनिया में सबसे पुराने चावल के एविडेंस मिले हैं, यानी वर्ल्ड ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस। विश्व प्राचीन चावल के सबूत कहां से प्राप्त होते? कोल्डी हवा से। ओके, पटना में एक जगह है बच्चों, चिरांद। ओके, यहां से हड्डियों से बने हुए ढेर सारे उपकरण प्राप्त हुए, यानी कि बॉन मेड टूल्स। ओके, बॉन मेड टूल्स, हड्डियों से बने हुए बहुत सारे औजार प्राप्त हुए थे जिनसे वो शिकार करते थे। ओके, ठीक है ना। पत्थरों के भी औजार होते थे, लेकिन हड्डियों से बने हुए औजार केवल चिरांद से मिले थे। ओके, मेनली तो औजार पत्थरों से बनाए जाते थे, ठीक है ना, लेकिन हड्डियों से बने हुए केवल चिरांद से मिले। अगला फैक्ट है, देखो जम्मू कश्मीर में एक जगह है बेटा, गुप्त कराल। ओके, यहाँ पे गर्त निवास मिला था। गर्त होता है गड्ढा, निवास मतलब निवास करना। ओके, तो मानव के द्वारा गड्ढे में मकान बनाकर निवास करने के एविडेंस कहां से मिले थे? गुफ्त कराल से। गुफ्त कराल में बच्चों आप कभी भी सर्च करोगे गूगल पे गुफ्त कराल, ओके, तो उसमें जैसे फौजी होते हैं ना, आर्मी वाले जमीन में एक बंकर बना के रहते हैं। जमीन में एक क्या रहते हैं बेटा? बंकर बना के रहते हैं, वो इसमें निवास करते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग भी बंकर टाइप एक गर्त बनाते थे, उसमें रहते थे। ओके, तो गर्त निवास के एविडेंस कहां से मिलेंगे? गुफ्त कराल से। अंग्रेजी में इधर लिखा है ट्राउ रेजिडेंस या पाइट ड्वेलिंग। ओके, तो हम बात करें, ऐसे ही एक प्लेस होता है बच्चों, बुर्ज होम, ठीक है, ये भी कश्मीर में है। बुर्ज होम में भी गर्त निवास मिले। देखिए, कभी अगर क्वेश्चन आए कि गर्त निवास के एविडेंस कहां से मिले, अगर ऑप्शन में गुफ्त कराल नहीं है तो बुर्ज होम लगाइए, क्योंकि बुर्ज होम में जो गर्त निवास मिला था उसमें क्या था? डेड बॉडी मिली थी। उन गर्तों के अंदर क्या मिला था? डेड बॉडी मिली थी, जिनमें, ठीक है ना, एक पर्सन है और उनके साथ में एक जानवर की डेड बॉडी है जिसको कुत्ता बताया गया। ओके, तो बताया गया है कि इस काल में बुर्ज होम के जो लोग थे, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, तो क्या होता था? उनका जो पालतू कुत्ता होता था, बाद में कुत्ते की मृत्यु होने के बाद उस कुत्ते को भी उसी कब्र में दफना दिया जाता था। तो मालिकों के साथ कुत्ते दफनाने के एविडेंस बुर्ज होम से प्राप्त होंगे, ठीक है बच्चों। मेरे द्वारा पाषाण काल के 3 स्टेप, यानी कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज कंप्लीट करा गया। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, और आप इस वीडियो को नोट करके बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। ओके, तो बच्चों इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर आपको कहीं पर भी कैसी भी प्रॉब्लम हो साउंड में, ओके, या जो रिफॉर्म किया सकता है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, आप कमेंट करके किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, आपको तुरंत उस क्वेश्चन के आंसर का जवाब मिलेगा, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, जो आपका काम है करिए, ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया। ओके, नमस्कार स्टूडेंट।